हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हिस्ट्री का सैम्पल पेपर। सो स्टूडेंट, आप सभी जने जानते हैं कि कल आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आप हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाएं। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये सैम्पल पेपर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली का है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको पता चलेगा कि 40 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, जो कि आपने 2 घंटे के अंदर अंदर करना है। अब आपके इस पेपर में टोटल 4 सेक्शन आएंगे, A, B, C एंड D। यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उसी के साथ साथ सेक्शन A में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। 3 नंबर मिलेंगे इनको अटेम्प्ट करने के। वर्ड लिमिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, 80 वर्ड्स में आपने इसके आंसर्स देने हैं। इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, जितनी वर्ड लिमिट होती है हमें उतने में ही करना होता है बेटा, अदरवाइज़ मैम नंबर काट लेती है। तो आप प्लीज़ हिस्ट्री को पॉइंट्स में लिखें, मेन वर्ड को अंडरलाइन करें और वर्ड लिमिट का ज़रूर ध्यान रखें। सेक्शन B आपका 5 to 7 क्वेश्चन है, विच मीन्स 5, 6 एंड 7। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 6 नंबर के एक हैं। 150 से 200 वर्ड में करना है। मैं आपको एक राय दूंगी कि आप इसमें 6 पॉइंट लिख के आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के आइए और अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। सेक्शन C जिसमें 8 to 9 क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें आपको एक केस स्टडी दी जाती है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाइएगा। सेक्शन D आपका मैप वर्क है जो कि 2 नंबर का है। सो यहाँ पर एंड में ये भी बता रखा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में जो है वो चॉइस मिलेगी, या तो ऊपर वाला करना होगा या तो नीचे वाला करना होगा, तो उसको आप तरीके से देखिएगा। सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1, वट वर द मेन कॉज ऑफ रिनेंसे। सो स्टूडेंट, रिनेंसे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिनेंसे का बेसिकली मतलब होता है रीबर्थ, तो इसको आप तरीके से बताइएगा और इसके कॉजेज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर क्लियरली बोल रखा है डिस्कस द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा उसके बारे में आपने लिखना है। इसके एडिशन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, हाउ डिड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट टू दी एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो बेसिकली आपने इसमें ये बताना है कि इंग्लैंड में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन गई थी तो उन्होंने किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, जिसमें आपको पूछा गया है एक्सप्लेन द ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन, इंडिया एंड चाइना। ब्रिटेन, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रायंगुलर ट्रेड है आपने उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट सुन येट सेन 3 प्रिंसिपल। सो आपने इनके 3 प्रिंसिपल के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसको तरीके से करके जाइएगा। नेक्स्ट सेक्शन B, हाउ डिड रिनेंसे इम्पैक्ट द वर्ल्ड, डिस्कस विद एम्फेसाइज ऑन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। सो यहाँ पर आपने ये बताना है कि किस तरीके से रिनेंसे जो है वो वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालता है और उसके बारे में लिखना है। एडिशन क्वेश्चन में आपको दे रखा है, हाउ डिड द वर्ल्ड अपीयर डिफरेंट टू 17th सेंचुरी यूरोपियंस। तो इसमें आपने ये बताना है कि 17वीं शताब्दी में जो यूरोप के लोग थे उनके लिए दुनिया किस तरीके से अलग थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। सो आपने यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहे थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में, और उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल चेंज इन कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री। क्या क्या चेंज हमें कॉटन स्पिनिंग और वीविंग इंडस्ट्री में देखने को मिले। वट वर इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोब, और क्या उसका प्रभाव पड़ा पूरे ग्लोब पे, ये चीज़ आपने समझानी है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन दोनों हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द 2 रोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन अडॉप्टेड बाय चाइना एंड जापान। सो यहाँ पर आपने ये बताना है कि किस तरीके से चाइना और जापान ने अपने आप को मॉडर्नाइज करा और क्या क्या स्टेप्स लिए मॉडर्नाइजेशन के प्रति, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट करा, वो सारी चीज़ें आपने इसमें समझानी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका केस बेस्ड स्टडी है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप चैप्टर को काफ़ी थॉरली पढ़ें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो पैराग्राफ में मिल जाते हैं, कुछ हमें खुद बना के लिखने होते हैं।
लेकिन अगर हमारी चैप्टर पे पकड़ होती है तो हम उसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है सिमिलर, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और आपने नीचे 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सेक्शन डी और आखिरी सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक मैप वर्क गिवन है जिसमें आपको चीज़ें दे रखी हैं और आपने नीचे जो है लोकेट करना है। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैप वर्क को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है। बेटा आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे अगर आप विजुअली चैलेंज नहीं हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। इसमें आपने ऑस्ट्रेलिया की 2 सिटीज़ के बारे में बताना है, प्लस जो एडिशन में क्वेश्चन दे रखा है आपने ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी के बारे में बताना है। सो ये सैम्पल पेपर हो जाता है डन। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से आपने करना है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर ये सैम्पल पेपर हो जाता है डन, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं डेफिनेटली यहाँ से एग्ज़ाम में आने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल भी आप ये क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज यहाँ से एग्ज़ाम में 100% आता है। तो आप इनको लिख के देखिए, ट्राई कीजिए कि किस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे और किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे। जब आप क्वेश्चन को पहले से ही लिख के देख लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से अपने एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो लिख के देखना, अंडरलाइन करना, पॉइंट्स में लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी केस स्टडी में मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक बार प्लीज़ ठीक से चैप्टर्स को पढ़िए, गो थ्रू कीजिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपकी चैप्टर पे पकड़ अच्छी होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैप वर्क को काफ़ी अच्छे से कीजिएगा, मैप वर्क काफ़ी आसान होता है। उसी के साथ साथ इसमें स्कोर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हम काफ़ी लीनियंट हो जाते हैं मैप को लेके, लेकिन हमें लीनियंट नहीं होना है, हमें प्रॉपरली मैप को करके जाना है। एंड डेफिनेटली इसका मैप तो करके जाइएगा। चांसेस हैं कि सेम मैप भी आ सकता है, तो आपने रिस्क नहीं लेना है, आपने प्रॉपरली इसको करके जाना है। अपनी मेहनत करते रहिए और अपना 100% दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे। सो थैंक यू गाइज़।